हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चैप्टर है तो ये चैप्टर इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये जो चैप्टर है ना, इस पे मैं 3 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हमारा चौथा लेक्चर वीडियो है, राइट। और एक बात और है कि हम लोग इस समय बिजनेस स्टडीज जो बीएसटी का सब्जेक्ट है वो डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा 50th लेक्चर वीडियो है। 49 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी इस सब्जेक्ट पे अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने बिजनेस स्टडीज के डिफरेंट कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो आप एक बार ये प्लेलिस्ट भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको लास्ट 3 लेक्चर का बता देती हूँ। पिछले जो 3 लेक्चर्स थे ना, उसमें हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि बिजनेस फाइनेंस होता क्या है, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है, कितने सोर्सेज ऑफ फंड है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर फंड की रिक्वायरमेंट है तो कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से ऑर्गेनाइजेशन फंड रेज कर सकती है, ठीक है। तो ये सब डिटेल में पढ़ा था। एंड पिछले लेक्चर में हमने रिटेन्ड अर्निंग एंड ट्रेड क्रेडिट के बारे में डिटेल में पढ़ा था। देखिए, ये सारे सोर्सेज हैं जहां से ऑर्गेनाइजेशन फंड रेज कर सकती है, ठीक है। अब हम लोग जितने भी सोर्सेज है ना, उनको डिटेल में एक एक करके पढ़ रहे हैं। उनकी मेरिट्स क्या है, लिमिटेशन क्या है, ये सब डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको रिटेन्ड अर्निंग एंड ट्रेड क्रेडिट के बारे में डिटेल में बताया था। एंड आज हम लोग अगले जो 2 सोर्सेज हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी लीज फाइनेंसिंग क्या होती है, ठीक है, एंड पब्लिक डिपॉजिट। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे एंड इसके मेरिट्स एंड लिमिटेशन भी देखेंगे। ओके, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको ये स्लाइड दिखाई थी लास्ट लेक्चर में, उससे पिछले लेक्चर में भी हम ये स्लाइड डिस्कस कर चुके हैं कि अगर बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन के पास कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फंड के, मतलब फंड की अगर रिक्वायरमेंट है तो कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ये सारे ही सोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास जहां से ऑर्गेनाइजेशन फंड रेज कर सकती है। एंड ये जो स्लाइड है ना, ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन मतलब सोर्सेज कितने टाइप के हो सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, अगर ड्यूरेशन के बेसिस पे डिवाइड करें तो 3 टाइप के हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनर्स फंड, बोरोड फंड। एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ जनरेशन, तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इसमें ये बहुत सारे सोर्सेज आते हैं, तो एक एक करके हम इनको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग क्या होती है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले समझते हैं कि लीज क्या है। लीज क्या है? अगर किसी एसेट को, जो ओनर ऑफ द एसेट है, जो एसेट का जो मालिक है, वो अपने एसेट को रेंट आउट कर दे, ठीक है, रेंट पे किसी दूसरे पर्सन को यूज करने के लिए दे दे एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। एंड उसके बदले में ये जो टेनेंट है, कह लो, ये जो यूज कर रहा है इस एसेट को, वो इसके बदले में इसको क्या देता है, रेंट देता है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है लीज। लीज मतलब जो ओनर ऑफ द एसेट है वो अपने एसेट को दूसरे पर्सन को, दूसरी पार्टी को एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए यूज करने के लिए देता है। एंड उसके बदले में ये जो पार्टी है इसको क्या करती है, रेंट पे करती है, ठीक है। इसको कहते हैं लीज रेंट पे करती है, लीज रेंट पे करती है। तो इसी को कहा जाता है लीज, ठीक। ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। लीज क्या है? इट इज द रेंटिंग ऑफ एन एसेट। किसी एसेट को जब रेंट आउट किया जाए फॉर सम स्पेसिफाइड पीरियड। और ये जो एसेट है ना, ये मकान भी हो सकता है, दुकान भी हो सकता है, मशीन भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, ठीक है, फैक्ट्री भी हो सकती है। तो दिस इज लीज। लीज क्या है? जब ये जो ओनर ऑफ द एसेट है अपने जो भी एसेट है इसके पास, सपोज करिए मकान है, इसको यूज करने के लिए दे दे एक सेकेंड पार्टी को स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। तो इसी को लीज कहा जाता है। लीज एक तरीके का क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट है। ये अग्रीमेंट होता है दोनों पार्टीज के बीच में। ये ओनर है, ठीक है, ये टेनेंट है, ये टेनेंट है, ये ओनर है। तो ये एक टाइप का क्या होता है, अग्रीमेंट होता है दोनों पार्टी के बीच में, जहां पे ये जो पार्टी होती है, ओनर ऑफ द एसेट जो होता है, ये परमिशन ग्रांट करती है इस टेनेंट को, ठीक है, या जो दूसरा जो लेसी है उसको ये परमिशन राइट देती है कि आप हमारा एसेट यूज कर लीजिए, इतने ड्यूरेशन के लिए यूज कर लीजिए, एंड इसके बदले में आप हमें क्या देंगे, आप हमें रेंट देंगे। तो इसी को कहा जाता है लीज, ठीक। अब इसमें लीज से रिलेटेड कुछ टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो जो ओनर ऑफ द एसेट है, ओनर जो है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लेसर। ये जो ओनर होता है ना, उसको कहते हैं लेसर। और जो टेनेंट है, जो यूज कर रहा है इस एसेट को, उसको कहते हैं लेसी। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा।
लेसर एंड लेसी। ठीक, लेसर में देखिए ओ आ रहा है ना, बस इसी को पकड़ लीजिए। लेसर में ओ आ रहा है, ओ मतलब क्या है, ओनर। ठीक, तो जो ओनर ऑफ द एसेट होता है उसको कहा जाता है लेसर, और जो एसेट को यूज करता है उसको कहा जाता है लेसी। ठीक, एक और टर्म आता है लीज रेंट। लीज रेंट क्या होता है, जो भी फिक्स अमाउंट ये लेसी पे करता है लेसर को हर महीने, क्योंकि वो एसेट को यूज कर रहा है, तो इसी को कहा जाता है लीज रेंट। ठीक, देखिए लिखा है द लेसी पे अ फिक्स पीरियोडिक अमाउंट टू द लेसर फॉर द यूज ऑफ एसेट। एसेट को यूज करने के बदले में ये जो फिक्स अमाउंट पे करता है इसी को कहते हैं लीज रेंट। फिर एक और टर्म आता है लीज कॉन्ट्रैक्ट। लीज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इनके बीच में कोई टर्म एंड कंडीशन, जब इनके बीच में अग्रीमेंट होगा तो कुछ टर्म एंड कंडीशन डिसाइड होगी ना, कि इस टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है ये इस एसेट को यूज करेगा, एसेट में मॉडिफिकेशन नहीं करेगा, और एसेट खराब नहीं होना चाहिए, इस तारीख को रेंट पे करेगा, इतने ड्यूरेशन के लिए यूज कर सकता है, तो सारी टर्म एंड कंडीशन लिखी रहती है, उसी को कहा जाता है लीज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, तो ये 4 इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको पता होने चाहिए, लेसर, लेसी, लीज रेंटल एंड लीज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ड्यूरेशन है, जितने ड्यूरेशन के लिए इन्होंने अग्रीमेंट किया था, सपोज करिए 11 महीने के लिए अग्रीमेंट हुआ था, तो एट द एंड ऑफ 11 मंथ क्या होगा, एट द एंड ऑफ 11 मंथ जो भी एसेट है वो लेसर को वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर ये अग्रीमेंट रिन्यू नहीं हुआ तो, ठीक है, ये ओनर है, लेसर है, ये लेसी है, तो जितने भी ड्यूरेशन के लिए इनके बीच में अग्रीमेंट हुआ है, उस ड्यूरेशन के एंड में या तो जो अग्रीमेंट है वो रिन्यू होगा, यानी और आगे कुछ महीने के लिए ये लेसी जो है उस एसेट को यूज कर सकता है, या क्या होगा, एट द एंड ऑफ द एग्रीमेंट ये जो एसेट है लेसर को वापस कर दिया जाएगा। तो ये होता है एट द एंड ऑफ लीज पीरियड। ठीक, देखिए मैंने लिखा है एट द एंड ऑफ लीज पीरियड। लीज पीरियड के अंत में क्या होता है, या तो वो रिन्यू होगा, ठीक है, नहीं तो वापस कर दिया जाता है लेसर को। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो लीज फाइनेंस है ना, बहुत अच्छा तरीका है फॉर द मॉडर्नाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द फर्म। अगर कोई फर्म है, कोई फैक्ट्री है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मॉडर्नाइज होना चाहती है, डाइवर्सिफाई करना चाहती है, न्यू मशीनरीज खरीदना चाहती है, लेकिन उसके पास अभी पैसे नहीं है। ठीक है, कोई फैक्ट्री है, नई मशीनरी आ गई है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, और वो खरीदना चाहती है मॉडर्नाइजेशन के लिए, और ज्यादा इफिशिएंटली काम करने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए खरीदना चाहती है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है, फंड नहीं है। तो लीज फाइनेंस एक बहुत अच्छा तरीका है। लीज फाइनेंस के लिए के तहत क्या होगा, इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरा लाखों या करोड़ों की मशीनरी नहीं खरीदनी पड़ेगी, वो उसको किस पे ले सकती है, लीज पे ले सकती है। ठीक है, 11 महीने की लीज पे ले सकती है कि इतने ड्यूरेशन के लिए हम इसको यूज करेंगे, और उसके बदले में हम क्या देंगे, रेंट देंगे। तो रेंट देना आसान है ना, जो लीज रेंट देना है वो कुछ हजारों या लाखों में ही, अगर करोड़ों की मशीन है तो शायद लाखों में दिया जाएगा, तो वो देना आसान है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है लीज फाइनेंसिंग से। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए मॉडर्नाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन का बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, और एक चीज और है, ये जो लीज फाइनेंसिंग है ना, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन केसेस में जहां पे एसेट जो होते हैं ना बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाते हैं। ऑब्सोलीट मतलब आउटडेटेड हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है। कोई फैक्ट्री है, ठीक है, उसने कोई मशीनरी खरीदी, लेकिन उसे पता है कि मशीनरी 2 साल बाद क्या हो जाएगी, ऑब्सोलीट हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी, आउटडेटेड हो जाएगी, हमें हटाना पड़ेगा। तो क्यों करोड़ों की मशीन खरीदे, ठीक है, हम क्या करें, उसे लीज पे ले लें। ठीक, तो ये जो लीज फाइनेंसिंग है ना, स्पेशली उस केस में बहुत अच्छा है जहां पे जो एसेट है वो ऑब्सोलीट हो जाता है जल्दी। ठीक, और एक बात और है, देखिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि कोई भी एसेट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कोई मशीनरी खरीदनी है। ठीक है, ये है मशीनरी, ठीक है, मशीनरी खरीदनी है इसको। अब ये जो मशीनरी है वो लीज पे ले कि उसको बाय कर ले, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, इसी को कहा जाता है लीजिंग डिसीजन। तो बताइए ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डिसाइड करना चाहिए कि कोई भी एसेट ऑर्गेनाइजेशन को लीज पे लेना चाहिए कि बाय करना चाहिए। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कंपेयर करती है। किसको किसको कंपेयर करती है, कॉस्ट ऑफ लीजिंग, यानी अगर हम लीज करते हैं तो हमें कितना खर्चा आता है, और अगर हम कॉस्ट ऑफ ओइंग, यानी अगर हम उसे खरीदते हैं तो कितना खर्चा आता है। ठीक है, अगर हम लीज पे लेते हैं तो कितना खर्चा आता है, और अगर हम बाय करते हैं तो कितना खर्चा आता है, दोनों को ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर करती है और उसके बेसिस पे डिसाइड करती है कि वो लीज पे लेगी कि किसी एसेट को खरीदेगी। तो इसी को कहा जाता है लीजिंग डिसीजन।
जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए कोई मशीनरी है, ठीक है, तो मशीनरी जो है उसकी कॉस्ट पड़ रही है 60,000 की, मशीनरी है वो 60,000 की आ रही है, ठीक है, और उस ऑर्गेनाइजेशन को मशीन जो है 1 साल के लिए या 2 साल के लिए चाहिए, ठीक। और ऑर्गेनाइजेशन ने पता किया कि लीज पे अगर हम लेते हैं तो कितना रेंट देना पड़ेगा, तो पता चला कि लीज पे लोगे तो रेंट देना पड़ेगा आपको 5,000 रुपए महीना, ठीक। तो अब इस केस में बताइए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, उसको बाय करना चाहिए कि लीज पे लेना चाहिए। तो देखिए लीज पे अगर ऑर्गेनाइजेशन लेती है तो 1 महीने का कितना हुआ 5,000, यानी 12 महीने का कितना हुआ 60,000, और ये 60,000 का ऑलरेडी मिल रहा है एसेट। तो इस केस में ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, उसे खरीद लेना चाहिए, लीज पे लेना फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी वो 1 साल में 60,000 दे देगा, और फिर उसके बाद वो ओनर ऑफ द एसेट भी तो हो जाएगा, उसको आगे वो बेच सकता है, आगे फर्दर यूज कर सकता है मॉडिफाई करके। तो इस केस में यहाँ पे फायदेमंद होगा कि एसेट को बाय कर लो। लेकिन अगर कोई मकान का केस है, ठीक है, मकान तो लाखों में मिल रहे हैं, लाखों में ना, तो अगर हमें सपोज करिए कोई मकान है जो 50 लाख का मार्केट में है, उसकी अभी की प्राइस 50 लाख की है, और हमारे पास 50 लाख तो अभी नहीं है, हम नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर हम वैसे घर में रहना चाहते हैं तो हम ये कर सकते हैं कि हम उसे लीज पे ले लें, लीज रेंटल पे ले लें, ठीक है। तो शायद हम उस पे 15,000 का रेंट हम हर महीने पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है कि दोनों के बीच में आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि आप बाय करते हैं तब आपको कॉस्ट ज्यादा इनकर होती है, या रेंट पे लेते हैं या लीज पे लेते हैं तब ज्यादा कॉस्ट आती है, उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेती है, ठीक। तो दिस इज लीज फाइनेंसिंग। अब ये जो लीज फाइनेंसिंग है इसके कुछ मेरिट्स भी हैं। क्या मेरिट है, कुछ फायदे हैं इसके। सबसे पहला फायदा क्या है कि यहाँ पे बहुत फॉर्मेलिटीज नहीं है, सिंपल सा डॉक्यूमेंटेशन है, एंड आप का जो एसेट है आप एसेट को फाइनेंस करा सकते हैं। तो ये आसान तरीका है, सिंपल है, बहुत फॉर्मेलिटी नहीं है, पहला फायदा। दूसरा जो लीज फाइनेंसिंग है इसका दूसरा फायदा ये है कि जो रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस है, रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस का मतलब क्या है कि कोई भी एसेट है वो आउटडेटेड हो जाएगा, हो जाता है, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है, ठीक है। तो जो एसेट है या कोई मशीनरी है या कोई टेक्नोलॉजी है वो शायद 5 साल पहले यूज होती थी, अब नहीं यूज हो रही है, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस। तो ये जो रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस है ना, दिस इज बोर्न बाय लेसर, ये लेसर का रिस्क है, ठीक है। ये जो रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस है दिस इज बोर्न बाय लेसर, ये लेसर का रिस्क है, इसमें लेसी का कोई रिस्क नहीं है। लेसी मतलब टेनेंट का कोई रिस्क नहीं है, जो ओनर ऑफ द एसेट है ना इसका रिस्क है, क्योंकि एसेट इसका है तो अगर आउटडेटेड हो गया तो इसकी प्रॉब्लम है। तो ये एक और मेरिट है। और फिर उसके बाद अगला मेरिट क्या है कि अगर लोअर इन्वेस्टमेंट पे आप किसी एसेट को एक्वायर करना चाहते हैं तो लीज एक बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। मैं शायद गाड़ी नहीं खरीद सकती हूँ, बट अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं रेंट पे गाड़ी ले सकती हूँ, ठीक है। गाड़ी लाखों की आ रही है पर मुझे कहीं जाना है तो मैं रेंट पे गाड़ी ले लूंगी, तो मेरा हजारों में काम हो जाएगा। तो अगर मुझे कोई एसेट एक्वायर करना है लोअर इन्वेस्टमेंट पे तो ये लीज एक अच्छा तरीका है। अगला जो इसका मेरिट है वो क्या है, इट प्रोवाइड फाइनेंस विदाउट ओनरशिप ऑफ बिजनेस, यानी ये फाइनेंस प्रोवाइड करता है, हमारी फंड बिजनेस के फंड की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है बिना ओनरशिप दिए, ठीक है, मालिकाना हक किसी को दिए बिना। देखिए जब कंपनी शेयर इशू करती है तो क्या होता है, शेयर होल्डर को कंपनी में क्या मिल जाता है, हिस्सा मिल जाता है, हिस्सेदारी मिल जाती है, कंपनी का कंट्रोल डाइल्यूट होता है। लेकिन ये जो लीज फाइनेंसिंग एक ऐसा तरीका है जहां ये भी और भी कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होती, ठीक। और इसके क्या मेरिट है, और इसका अगला मेरिट है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो डेब्ट रेजिंग कैपेसिटी है, यानी ऑर्गेनाइजेशन कितना उधार ले सकती है मार्केट से, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है लीज अग्रीमेंट का, ठीक है। तो ये सिंपल से 5 मेरिट थे लीज फाइनेंसिंग के। आगे बढ़ते हैं, अब मैं बताती हूँ आपको लिमिटेशन, कुछ कमियां भी तो है लीज फाइनेंसिंग की। सबसे पहली कमी क्या है, सपोज करिए मैंने एक दुकान ली थी लीज पे, एकदम मेन रोड की बढ़िया दुकान थी और बहुत अच्छी चल रही थी, ठीक है। बट वो और रेंट पे लिया था मैंने, ठीक है, लीज रेंट किया हुआ था। अब जब ये जो रेंट एग्रीमेंट है इसका रिन्यू होने का टाइम आया तो ओनर ने मना कर दिया कि नहीं अब हम आगे रिन्यू नहीं करेंगे। तो क्या होगा, मेरा बिजनेस इफेक्ट पड़ेगा ना, मेरे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। मेन रोड की दुकान थी, बहुत बढ़िया चल रही थी, ठीक। बट अब जो ओनर ऑफ द एसेट है वो आगे इस अग्रीमेंट को कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, तो अब क्या होगा, मुझे अपनी दुकान कहीं गली में या कहीं और शिफ्ट करनी पड़ेगी ना। तो इससे क्या होगा, मेरे बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ेगा। मेरे परमानेंट कस्टमर्स बन गए थे तो उनको सबको मेरी दुकान पता थी, सब आते थे,
तो वही पहली लिमिटेशन है कि इन केस द लीज इज नॉट रिन्यूड, अगर लीज रिन्यू नहीं हुई तो उस केस में बिजनेस ऑपरेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक। दूसरी लिमिटेशन क्या है कि जो भी आपने लीज पे एसेट लिया है आप उसको क्या नहीं कर सकते, ऑल्टरेशन नहीं कर सकते, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो बेसिकली कुछ रिस्ट्रिक्शन इंपोज होती है। मैंने अगर लीज पे रेंट पे घर लिया हुआ है तो क्या मैं घर में बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन कर सकती हूँ, वुडन अलमीरा और बाकी चीजें बना सकती हूँ? नहीं बना सकती। अपना घर है तो मैं कर सकती हूँ। ठीक है। अगली जो लिमिटेशन है लीज फाइनेंसिंग की, वो क्या होता है कि अगर सपोज करिए 6 महीने बाद मुझे पता चला या 2 महीने बाद मुझे पता चला कि अब ये एसेट मेरे काम का नहीं है, ठीक है, अब ये एसेट मेरे काम का नहीं है, मुझे अब इस एसेट की जरूरत नहीं है, तो मैं अगर उस अग्रीमेंट को प्री मेच्योर टर्मिनेट करना चाहती हूँ, अग्रीमेंट तो 11 महीने का था लेकिन मैं उससे पहले इस अग्रीमेंट को टर्मिनेट करना चाहती हूँ, तो मुझे हायर पे आउट करना पड़ेगा, मुझे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये इसकी तीसरी लिमिटेशन है। चौथी लिमिटेशन क्या है कि जो लेसी है वो कभी भी ओनर ऑफ द एसेट नहीं बनता। ठीक है। ये जो टेनेंट है और ये है ओनर, तो ये जो लेसी है हर महीने रेंट दे रहा है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, कभी भी ओनर ऑफ द एसेट नहीं होगा। जैसे सपोज करिए ये है आपका लेसी और ये है आपका लेसर, इसने कोई मशीनरी लीज पे ली थी, ठीक है, और ये 10 साल से इसके लिए जो रेंटल है वो पे कर रहा है, 10 साल से मशीन का रेंटल पे कर रहा है, बट ये कभी भी मशीन का क्या होगा, ओनर नहीं होगा। ठीक है। ये मशीन का हमेशा क्या होगा, टेनेंट होगा, मतलब ये मशीन को यूज कर रहा है, ये लेसी ही रहेगा। तो इसको कभी भी रेसिडुअल वैल्यू, यानी 10 साल के बाद शायद मशीन यूज करने लायक ही नहीं बचे, ठीक है, तो नहीं बचेगी तो इसको वापस करना होगा, ये रेसिडुअल वैल्यू भी इसको नहीं मिलेगी। ठीक है। तो ये इसकी चौथी लिमिटेशन हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जो अगला जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो है पब्लिक डिपॉजिट। अब हम पब्लिक डिपॉजिट के बारे में बात करते हैं। अब पब्लिक डिपॉजिट नाम से ही समझ में आ रहा है, पब्लिक डिपॉजिट यानी जर्नल पब्लिक से ऑर्गेनाइजेशन डिपॉजिट ले सकती है डायरेक्टली। ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये जर्नल पब्लिक से डायरेक्टली डिपॉजिट ले सकती है कि आइए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिपॉजिट करिए, आपके पास अगर सेविंग्स है डिपॉजिट करिए, एंड उसके बदले में हम आपको क्या देंगे, हम आपको देंगे इंटरेस्ट देंगे, और वो बैंक के इंटरेस्ट से थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट देंगे हम आपको। और अभी फिलहाल आप डिपॉजिट करेंगे तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगी, जिसका मतलब प्रूफ होगा, आपको एक एक्नॉलेजमेंट या डिपॉजिट की रिसिप्ट मिल जाएगी कि आपने हमारे यहाँ पर डिपॉजिट किया है, इतना अमाउंट डिपॉजिट किया है, एंड उसके बदले में हम आपको इंटरेस्ट पे करेंगे, और वो जो इंटरेस्ट होगा वो बैंक से ज्यादा होगा। तो दिस इज पब्लिक डिपॉजिट। देखिए मैंने लिखा है एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, ये नाम ही सजेस्ट कर रहा है, पब्लिक डिपॉजिट यानी डिपॉजिट डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से डायरेक्टली जो डिपॉजिट लेता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसी को कहा जाता है पब्लिक डिपॉजिट। एंड दिस डिपॉजिट्स आर रेज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। ये जो डिपॉजिट है ऑर्गेनाइजेशन रेज करता है डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से डायरेक्टली रेज करता है। और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो पे करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब एक बात है, ये लोग यहाँ पे डिपॉजिट क्यों करेंगे, बैंक भी तो है, ठीक है, तो लोग जाके तो बैंक में डिपॉजिट करें, क्यों ऑर्गेनाइजेशन में डिपॉजिट करें, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे करता है ना, वो जनरली हायर होता है देन बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट से हायर होगा, तभी तो लोग यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे, वरना बैंक में ना कर लें। ठीक है। तो ये बात होती है। और एक बात है कि अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड है पब्लिक डिपॉजिट में, तो क्या होता है, सिंपली उसे क्या करना होता है, उसे ऑर्गेनाइजेशन में एक फॉर्म मिलता है, ठीक है, प्रिस्क्राइब फॉर्म होगा, वो उसको फिल करना होगा, तो वो पर्सन जो है पब्लिक डिपॉजिट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक। एंड उसके बदले में उस समय ऑर्गेनाइजेशन क्या पे करती है, उसको एक डिपॉजिट की रिसिप्ट पे करती है, एक टाइप की एक्नॉलेजमेंट स्लिप पे करती है कि भाई आपका इतना पैसा हमारे यहाँ पर डिपॉजिट है, हम इस रेट से आपको इंटरेस्ट पे करेंगे, इस तारीख को पे करेंगे। ठीक है। तो दिस इज पब्लिक डिपॉजिट। अब ये जो पब्लिक डिपॉजिट है, ये क्या शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए होता है, तो बता दूं बहुत लॉन्ग टर्म के लिए पब्लिक डिपॉजिट नहीं होता है। पब्लिक डिपॉजिट जो होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस एंड मीडियम टर्म फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट है बिजनेस की, उसको फुलफिल करता है। और ये जो पब्लिक डिपॉजिट है ना, केवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही हेल्पफुल नहीं है, ये पब्लिक और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए बेनिफिशियल है। देखिए पब्लिक के लिए कैसे बेनिफिशियल है, पब्लिक के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि यहाँ पे पब्लिक को क्या होगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो हायर मिलेगा एज कंपेयर टू बैंक। ये पब्लिक बैंक में पैसा जमा करती है तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता, पब्लिक ने यहाँ पैसा जमा किया यहाँ पे ज्यादा मिलेगा, तो ये फायदा हो गया पब्लिक का। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या फायदा है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदा है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर बैंक से लोन लेती तो ऑर्गेनाइजेशन को महंगा पड़ता, बट ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिक से लोन उठाया है तो उसको सस्ता पड़ता है।
तो वही कहेंगे जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, बोरो करने की, उधार लेने की जो कॉस्ट है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन को कम पड़ती है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है। और एक बात बता दें कि पब्लिक डिपॉजिट जनरली जो है ना 1 साल से लेकर के 3 साल तक के लिए ऑर्गेनाइजेशन लेती है। ठीक है, मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए पब्लिक डिपॉजिट लिया जाता है। एंड पब्लिक डिपॉजिट के जो भी नॉर्म्स वगैरह है, जो टर्म एंड कंडीशन है, दिस इज रेगुलेटेड बाय, कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का जो कह लीजिए गवर्निंग बैंक, रेगुलेटिंग बैंक, या कह लीजिए बैंकर्स ऑफ बैंक, बैंकों का बैंक जो आरबीआई है, जो पूरे इंडियन बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, गवर्न करता है आरबीआई, वो इसको रेगुलेट करता है, पब्लिक डिपॉजिट को भी। ठीक है, बैंकों को तो करता ही है, पब्लिक डिपॉजिट को भी करता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं पब्लिक डिपॉजिट की मेरिट्स की, क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला फायदा क्या है? प्रोसीजर बहुत सिंपल है। जो पब्लिक डिपॉजिट है ना, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिक डिपॉजिट लेना है, ठीक है, किसी पर्सन को पब्लिक डिपॉजिट करना है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, रिस्ट्रिक्शंस कम है। सिंपली ये एक तरीके का क्या है? लोन अग्रीमेंट है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या कर रही है? पब्लिक से लोन ही तो ले रही है। ठीक है, तो ये इसका सिंपल प्रोसीजर है, तो ये पहली मेरिट है। दूसरी क्या है? कॉस्ट कम पड़ती है। जो कॉस्ट है पब्लिक डिपॉजिट की, यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो खर्चा पड़ता है फाइनेंस का, वो कम होता है एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ बोरिंग फ्रॉम बैंक, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक से पैसा लेती है तो इसको कॉस्ट कम पड़ती है एज कंपेयर टू बैंक, बैंक के कंपेयर में सस्ता पड़ता है। ठीक, अगला जो इसका मेरिट है वो ये है कि पब्लिक डिपॉजिट के लिए ऑर्गेनाइजेशन को अपना कोई एसेट गिरवी नहीं रखना पड़ता। पब्लिक डिपॉजिट अगर ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है तो उसको कोई अपना एसेट गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, बल्कि उन एसेट को ऑर्गेनाइजेशन फर्दर यूज कर सकती है बैंक से लोन लेने के लिए। ठीक, देखिए मैंने लिखा है पब्लिक डिपॉजिट नॉट यूजुअली क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी। कंपनी के एसेट पे कोई चार्ज नहीं पड़ता, कंपनी का एसेट गिरवी नहीं रखना पड़ता, एज अ सिक्योरिटी रखना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये इसका तीसरा फायदा है। चौथा फायदा क्या है कि जो कंपनी का जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट नहीं होता। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये अगर पब्लिक डिपॉजिट से फंड रेज करती है तो इसका जो कंट्रोल है ना वो डाइल्यूट नहीं होता, इसकी ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होती। जबकि मैं पिछले इसी स्लाइड में पहले बता चुकी हूँ कि अगर कंपनी शेयर इशू करके फंड रेज करती है तो उस केस में कंपनी की हिस्सेदारी डाइल्यूट होती है, क्योंकि शेयर होल्डर हम जानते हैं कौन होता है? शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं, कंपनी की हिस्सेदारी इनको मिलती है। ठीक है, तो ये 4 मेरिट्स थे। आगे हम लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले लिमिटेशन क्या है? ये एक अनरिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, मतलब आप इस पे भरोसा नहीं कर सकते। सपोज करिए कंपनी है, इसको पब्लिक डिपॉजिट की जरूरत है, फंड की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अभी जनरल पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट के लिए फॉर्म वगैरह निकाले, एडवर्टाइज किया, लेकिन लोग ही इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पर डिपॉजिट करने के लिए, तो ये क्या है? अनरिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। दूसरा क्या है? ये पहली लिमिटेशन हो गई। दूसरा क्या है? नई कंपनी के लिए बड़ा मुश्किल होता है फंड रेज करना थ्रू दिस मेथड, क्योंकि नई कंपनी पे क्या जनरल पब्लिक का इतना फेथ होता है? नहीं। पुरानी कंपनियों पे तो आसानी से पब्लिक जो है अपना डिपॉजिट जो भी सेविंग्स है रख सकती है, देती है, लेकिन नई कंपनी के लिए बहुत मुश्किल है इस मेथड से फंड रेज करना। ठीक, तीसरा जो इसकी लिमिटेशन है वो ये है कि अगर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फंड की रिक्वायरमेंट है तो पब्लिक डिपॉजिट से पूरा फंड जनरली नहीं कलेक्ट हो पाता है। ठीक है, तो किसी और सोर्स से भी फंड कलेक्ट करना पड़ता है। ठीक, तो ये थी 3 सिंपल सी लिमिटेशन पब्लिक डिपॉजिट की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक, और एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, ये देख लीजिए एक बार, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है, ये 25 सब्जेक्ट्स है जो मैं आज की तारीख मतलब दिसंबर 2024 तक अपने फर्स्ट एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। दिस इज माई फर्स्ट चैनल, दिस इज माई सेकंड चैनल, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, खुद भी पढ़िएगा, फ्रेंड्स के साथ भी जरूर इसको शेयर करिएगा। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि अगर मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरे दोनों चैनल को जरूर कर लिया करिए। ठीक है, आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट चैनल नहीं सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज कर लिया करिए। एंड वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक किया करिए, कमेंट करके मुझे बताया करिए कि ये वीडियो कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया लेक्चर। ठीक है, एंड फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर किया करिए। एंड नोट चाहिए तो यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। एंड अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कोई गाइडेंस चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, तो आप मुझसे वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट भी कर सकते हैं। राइट, तो चलिए आज का लेक्चर वाइंड अप करती हूँ। अगले लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे कॉमर्शियल पेपर के बारे में। ये अगेन
एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है बिजनेस के लिए। ठीक है, तो चलिए आज मैं यहीं तक रखती हूँ। तब तक मैंने जितना पढ़ाया है उतना पढ़ के रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज शेयर भी कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। राइट, मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।